नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदित्य। आजकल मैं ये देख रहा हूँ भाई, फ्रेंच मीडिया बड़ी एक्टिव हो रखी है। इतनी एक्टिव हो रखी है कि पहले तो इधर-उधर के ये जितने भी चीज़ें हैं उसके ऊपर भैया जो गहरे राज और ओसीसीआरपी और पता नहीं क्या-क्या इन जिनके ऊपर एक्सपोज़े शुरू हो गया है। और दूसरी तरफ से फ्रेंच मीडिया ने अब पाकिस्तान को टारगेट करना शुरू कर दिया है, जो एक स्पेक्टाकल दू द मोंड करके एक मैगज़ीन है, जिसकी एडिटर इन चीफ अंटोन कोलोना, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है। इस आर्टिकल के अंदर जैश-ए मोहम्मद और ट्रबल्ड गेम्स इन पाकिस्तान का जो हेडिंग है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और विंटर एडिशन की इस मैगज़ीन के अंदर आया और मैंने इस आर्टिकल को पढ़ा। कई मीडिया आउटलेट्स ने इसके बारे में रिपोर्ट भी करा है, लेकिन जस्टिफिकेशन इतना नहीं है क्योंकि वो आर्टिकल के अंदर जो डिटेल्स मेंशन्ड है, जब तक आप वो आर्टिकल अपने आप नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। खैर, मैं थोड़ा-सा उसके उसके बारे में बात करता हूँ और उसमें क्या-क्या चीज़ें लिखी हैं, उससे मैं आपको अवगत करने की कोशिश करूँगा। उन्होंने बताया कि भई किस तरह पाकिस्तानी आर्मी का जो टेररिज्म को हार्बर करने का, टेररिज्म को छुपाने का और सपोर्ट करने का जैसा रोल है और डायरेक्टली पाकिस्तानी आर्मी किस तरह से चीज़ें करती हैं। और ये चीज़ भारत के अंदर कोई बड़ी सरप्राइज़ नहीं है, लेकिन जब वर्ल्ड वाइड मैगज़ीन्स के अंदर ये चीज़ें आती हैं, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा गेम बाहर निकलता है। इन्होंने सैटेलाइट इमेजरी करी है और वो सैटेलाइट इमेजरी की फ़ोटोग्राफ्स ख़ैर मैं डाल नहीं सकता, यहाँ पर कॉपी रिटन है वो। बट सैटेलाइट इमेजरी की फोटोग्राफ्स देख के आपको दिखता है कि ये जो जो भी साइट्स और ये जितने भी टेररिस्ट कैंप्स हैं, इन्होंने 3 जगहों पे ऐसी डिटेल्स बताई हैं जो मेयरली 6 से 8 किलोमीटर दूर हैं पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से। अब आप देखिए, ये वही एक गेम है अबोटाबाद वाला जहां पर ओसामा बिन लादेन पाकिस्तानी मिलिट्री के बेस से 3 किलोमीटर दूर रह रहा था, जहां पर अमेरिकन ने आके उसको ठोका था, लेकिन पाकिस्तानी ने तो ऐसा दिखाया कि भैया हमको तो पता ही नहीं था यहाँ पर क्या है। तो ये चीज़ें ऑब्वियसली बड़ी क्लियर हैं कि भई पाकिस्तान इन चीज़ों को सपोर्ट करता है और यहाँ तक तो मैंने आई थिंक पहले एक बार ही इसको मेंशन करा है अपने शो में और यहाँ पे मैं दोबारा बोलना चाहूँगा कि ओसामा बिन लादेन को अगर कोई सपोर्ट कर रहा था, तो वो पाकिस्तान की मिलिट्री ही कर रही थी। देयर लेट्स नॉट हैव एनी टू डाउट्स अबाउट इट। क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी और उसकी जो एस्टैब्लिशमेंट है, उसको ये लगता है कि भई दे आर स्मार्टर देन एवरीबॉडी एल्स एंड वो इन चीज़ों को सँभाल लेंगे, हैंडल कर लेंगे और इन चीज़ों को छुपा-छुपा के कहीं से किसी तरह से ये गेम खेल लेंगे। सैटेलाइट फ़ोटोज़ जो अवेलेबल हैं प्लैनेट लैब्स की वेबसाइट के ऊपर बाय द वे, जैश-ए-मोहम्मद के 2 सेंटर्स हैं भावलपुर में, मरकन सुभान अल्लाह और उस्मान ओ अली मॉस्क। तो ये 2 बेसिकली जगह हैं, जहाँ पर ऐसी-ऐसी ट्रेनिंग्स होती हैं। नाउ भावलपुर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टारगेट है। अगर आपको याद होगा, जब बालाकोट की स्ट्राइक्स हुई थी, उस टाइम पे जो ओपन सोर्स के अंदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उसके हिसाब से 2 स्ट्राइक पैकेजेस इंडियन एयरफोर्स की तरफ से गए थे। एक थे जैगुआर्स जो भावलपुर की तरफ गए थे और एक थे मिराजेस जो अंडर द रेडार गए थे टुवर्ड्स बालाकोट। नाउ बालाकोट की तरफ जो गए थे, दे वेंट अंडर द रेडार बिकॉज़ वो एक्चुअल टारगेट था और जो जैगुआर्स भावलपुर की तरफ जा रहे थे, वो बेसिकली एक डिकॉय टारगेट था, पाकिस्तानियों को कन्फ्यूज करने के लिए। तो जब भावलपुर का एरिया के जो ये जैगवार्स को डिटेक्ट करा पाकिस्तानियों ने, इन्होंने अपने जो भी F-16 या जो भी चीजें थी उनको टेक ऑफ करा एंड वो भावलपुर की तरफ गए। लेकिन बाय दैट टाइम उनको रियलाइज हुआ कि भैया असली स्ट्राइक तो कहीं और हो रही है और जब तक ये टर्न अराउंड करके वापस उस तरफ जाने की इन लोगों ने कोशिश करी, तब तक हमारे पायलट्स लैंड करके अपने पजामों में कपड़े बदल रहे थे। तो दिस वाज ऑब्वियसली अ डिकॉय। हैविंग सेड दैट, डिकॉय का एक और मीनिंग होता है कि कहीं अगर वहां उस एरिया के अंदर कुछ बालाकोट के अंदर कुछ चीजें नहीं हो पाती, तो दिस वुड हैव बीन द प्राइमरी टारगेट आफ्टर दैट। तो भावलपुर के बारे में हमको ये चीजें पता हैं एंड देयर इज इनफ ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टू टॉक अबाउट इट। यहां पर इस मैगजीन ने ये भी बताया कि मसूद अजहर का जो एक नेफ्यू है मोहम्मद अतुल्ला काशिफ, ये बेसिकली एक हेड है मरकज का। ये काम करता है एक्सट्रीमिस्ट को रिलीजियस एजुकेशन देना, फिजिकल ट्रेनिंग देना एंड एक टाइम पे कम से कम नहीं तो 600 से 700 जिहादी उस जगह पे होते हैं। और ये चीजें काफी टाइम से हम लोग इस चैनल के ऊपर बात कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तानी की जो जिहादी फैक्ट्री है, अब वो ना तक कि सिर्फ भारत को सप्लाई करते हैं। अब आपने जैसे देखा, सीरिया के अंदर भी जो चीजें हुई, उसके अंदर भी पाकिस्तानी जिहादियों का हाथ था। जिस तरह से ईरान के अंदर, रशिया के अंदर काफी हद तक ये चीजें चल रही हैं, उसके अंदर भी पाकिस्तानियों का हाथ चल ही रहा है और पाकिस्तानी इस टाइम पे एक बड़ी ड्रेडफुल ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है आईएसकेपी, उसके साथ पूरी तरह से रोमांस कर रहा है।
ये जो मरकज़ है जिसके बारे में इस मैगज़ीन ने लिखा, इन्होंने बताया कि भई 40 से 50 टीचर्स उसी कॉम्प्लेक्स में रहते हैं और ये जो भी स्टूडेंट्स हैं 6-8 महीने के लिए आते हैं, वहाँ पर ट्रेन होते हैं, उसके बाद अपने कैंप्स-वैम्प्स में आगे जाके एडवांस ट्रेनिंग करते हैं। यहाँ पर देखिए फिजिकल ट्रेनिंग और रिलीजियस एजुकेशन होती है, यहाँ पर वेपन्स ट्रेनिंग और ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, ये बड़े क्लियरली मैं आपको बता दूँ। ऑल्दो इस रिपोर्ट के अंदर ये मेंशन नहीं है, बट अगर मैंने अपने आप जो रिसर्च करी है इन चीज़ों के अंदर, जो फिजिकल ट्रेनिंग इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लोसिव ट्रेनिंग और वेपन ट्रेनिंग और ये सब चीज़ें होती हैं, ये कुछ एरियाज़ हैं बलूचिस्तान के अंदर, वहाँ पर होता है और बाकी सारा होता है खैबर पख्तूनख्वा के कई एरियाज़ के अंदर, जहाँ पर बेसिकली ना किसी का राज चलता है, ना कुछ। इस रिपोर्ट ने ये भी बताया कि जैश-ए-मोहम्मद और जिस लश्कर-ए-तैयबा और जैसे-जैसे ग्रुप्स हैं, इनके काफ़ी हद तक हिस्टोरिक कनेक्शंस हैं पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के साथ और जो भारत के अगेंस्ट में यूज़ होती है, नो सरप्राइज़। कहते हैं कि 2000 में एक बैच था आईएसआई का, जो जॉइंट इंटेलिजेंस नेटवर्क नॉर्थ का पार्ट था। तो आईएसआई का जेआईएन ब्रांच के अंदर से इनको टास्क किया गया कि भाई किसी तरह से ये जो रेडिकलाइजेशन और ये जो एजुकेशन चल रही है, उसको किसी तरह से यार रीडायरेक्ट किया जाए भारत की तरफ। 2000 के समय में इनको लगता था कि भाई अभी अभी जो वॉर है, सो कॉल्ड कश्मीर का जो डिस्प्यूट है, वो अभी गर्म है। अगर उसको बस थोड़ा-सा नड्ज कर दें, तो वो टूट-टाट जाएगा। और ये टाइम कब था, आप देखिए, याद करिए कि भाई ये कारगिल युद्ध के बाद का टाइम था और उसके बाद जस्ट हमने अभी दोनों कंट्रीज़ ने उस टाइम पे क्या नाम है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी एक्सप्लोड करे थे। तो इनको था कि यार अच्छा ऐसा हो रहा है, कुछ किसी तरह से इसको थोड़ा-सा और आग लगाई जाए ताकि दुनिया का फोकस भारत की तरफ ज़्यादा जाए और इस तरफ ना आए। और कश्मीर के डिस्प्यूट को उस टाइम पे ये उठाना चाह रहे थे और उस टाइम पे परवेज़ मुशर्रफ चीफ थे, तो आपको पता ही है परवेज़ मुशर्रफ का दिमाग कैसा था और किस तरह उसको था और किस तरह से भारत के फौज ने इसकी जितनी, जब ये एक आई थिंक ब्रिगेडियर लेवल ऑफिसर था, इसने काफ़ी हद तक कोशिश करी थी सियाचिन में ऑपरेशंस करने की और वो एक से एक ऑपरेशन को नाकाम किया था। तो ही हैड अ बीफ टू बेसिकली बाइट विद द इंडियन साइड। कोल्ड वॉर के दौरान आईएसआई ने सेम स्ट्रक्चर्स बनाए थे एज द सेवक और द इंटेलिजेंस नेटवर्क सर्विस जो थी ईरान की, सवक करके जो उसका नाम था, सेम तरह का स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया था। और उस टाइम पे बाय द वे सीआईए और फ्रेंच इंटेलिजेंस की तरफ से भी इनको काफी सपोर्ट मिलती थी। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है कि उस टाइम पे भी फ्रांस भारत का अच्छा दोस्त था, लेकिन फ्रेंच इंटेलिजेंस की तरफ से इनको काफी सपोर्ट मिलती थी कोल्ड वॉर के दौरान टू फाइट द रशियंस। लेकिन जब रशियन वॉर खत्म हुई तो ये पूरे ये सब छोड़ छाड़ के जब चले गए, पाकिस्तानियों ने बेसिकली इनको लगा यार ये जिहादियों को कुछ करना पड़ेगा, तो इनको टर्न अराउंड करके भारत की तरफ डालना शुरू कर दिया। और यहाँ पर मैं आपको याद कराना चाहूंगा, परवेज मुशर्रफ का अपना एडमिशन है जहां पर उन्होंने बोला है कि भाई जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा और ऐसे ऐसे ग्रुप्स को वो उनकी इंटेलिजेंस सर्विसेज सपोर्ट करती हैं। पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान का जो जमात उद दावा को काफी हद तक रिप्लेस किया गया है और अभी जो मेन दो हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर ए तैयबा जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, एक क्या टीआरएफ और पता नहीं क्या क्या उन्होंने नए नए नाम रखे हैं इनके, ताकि थोड़ा सा जो एफएटीएफ की तलवार इनके इनकी गर्दनों में लगी हुई थी उसको थोड़ा सा पीछे हटाने की काफी कोशिश करी है। क्योंकि हुआ क्या कि भाई मुंबई अटैक्स और इन चीजों के बाद काफी हद तक टेरर फाइनेंस और टेररिस्ट सपोर्ट के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर काफी जूते पड़े और एफएटीएफ की तरफ से भी आपको पता ही है कम से कम 5-6 साल तक वो ग्रे लिस्ट में थे। ये काफी हद तक मसूद अजहर को भी छुपाने की कोशिश करते हैं और 2022 तक आप देखेंगे काफी काफी टाइम से मसूद अजहर को इन्होंने साइड में करा हुआ था। बट अब तो खैर खुले में घूमता है, जब से वो एफएटीएफ की तलवार पाकिस्तान के ऊपर से निकली है, तो ये चीजें आपके सामने ही है। अभी आजकल तो पूरा खुले में करता है क्योंकि उसको पता है अभी उसका एक जो अब्बू है अमेरिका, उसको थोड़ी बहुत उसकी जरूरत है क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर, ईरान के अंदर जो भी ऑपरेशंस करने हैं वो पाकिस्तान के बिना अमेरिका नहीं कर पाएगा और पाकिस्तान क्या आईएसआई के बिना वो चीज नहीं कर पाएगा। 2021-22 में जब पाकिस्तान तालिबान का जो गेम खत्म हो रहा था और जिस तरह से तालिबान ने पाकिस्तान को मारना शुरू करा था, पाकिस्तान ने बेसिकली ये कोशिश करी थी कि साहब ये मसूद अजहर को उनके ऊपर जरा चेपा जाए और जितनी भी जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको जरा बताया जाए दुनिया को कि साहब ये देखिए ये तो तालिबान कर रहे हैं। और ये चीज भारत में भी काफी स्पिन पकड़ी थी क्योंकि देखिए अब भारत में भी क्या है, कुछ लोग हैं सिर्फ पाकिस्तान को वर्ड वैल्यू पे ले लेते हैं, जो पाकिस्तानी बोलते हैं उसको जरा मान लेते हैं लोग। उन्होंने बड़ी कोशिश करी थी कि भाई मसूद अजहर के अच्छे रिलेशन हैं तालिबान के इंटीरियर मिनिस्टर सिराजुद्दीन हकानी के साथ
और कई और गुटों के साथ जो तालिबान के अंदर हैं, और हमारा कोई रोल नहीं है इसके अंदर यार। ये जो भी कश्मीर वश्मीर में हो रहा है, ये तो अफगान तालिबान कर रहा है, हमारा कोई रोल नहीं है। खैर, भारत का अपना अपना एंगेजमेंट था तालिबान के साथ, और वो पूरा नैरेटिव ज़्यादा चला नहीं, एक्सेप्ट कुछ लोगों के दिमाग में वो टिका रहा, बट नैरेटिव वो चला नहीं। पाकिस्तानियों ने काफ़ी कोशिश करी ये दिखाने की कि भई लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद और ऐसी ऑर्गनाइज़ेशंस के जो भी ट्रेनिंग कैंप्स हैं, वो अभी अफ़गानिस्तान के अंदर हैं। व्हेयरएज़ वी वेरी क्लियरली नो इनके ट्रेनिंग कैंप्स अ, पीओजेके के अंदर हैं, इनके ट्रेनिंग कैंप्स खैबर पख्तूनख्वा के कुछ रीजन्स के अंदर हैं, जहाँ पर अभी भी पाकिस्तान की रेड चलती है। और कुछ ट्रेनिंग कैंप्स बलूचिस्तान के ओपन जगहों के अंदर, जहाँ पर बेसिकली किसी की रेड नहीं चलती है, उन जगहों के अंदर हैं। सिराजुद्दीन हक्कानी और तालिबान के साथ जो भी चीज़ें चलती हैं, वो तो आपको पता ही है किस तरह से भारत का काफ़ी इंटरेस्ट है उस रीजन के अंदर, और उसके अंदर किस तरह से आपने गेम खेली है आगे, वो बड़ा क्लियरली हमको दिखता है। अब देखिए, पाकिस्तान ने पाल रखे हैं साँप, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है? 2024 अभी तक पाकिस्तान का डेडलिएस्ट ईयर डिक्लेयर करने की वर्ज पे है। करीब-करीब 750 से 850 मिलिटेंट अटैक्स हुए हैं और टेररिस्ट अटैक्स टाइप हुए हैं पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर इस पर्टिकुलर साल के अंदर। सो 12 महीने के अंदर लेट्स से बीच का फिगर अगर आप ले लीजिए 800 अटैक, तो करीब 60, 70, 80 अटैक पर महीना पाकिस्तान झेल रहा है। और आजकल तो ऐसा है कि भाई 16-20 बंदे तो रोज ही मर जाते हैं, पता भी नहीं चलता, वो हेडलाइन पे भी नहीं आता है। तो ये इनकी हालत है। अब इस रिपोर्ट को देखिए एट द बैक ऑफ द फैक्टर कि भाई यूएस ने भी कुछ सैंक्शंस लगाने की कोशिश करी है, और ये सैंक्शंस लगाने की कोशिश तो ठीक है, चलिए ये काफी टाइम से चलता रहता है, पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगते रहते हैं। लेकिन इनको आपको उस बैकड्रॉप पे देखना पड़ेगा कि पाकिस्तानी क्या बोल रहे हैं। पाकिस्तानी बोलते हैं ये तो पूरी रा की साजिश है, कि भैया रा से सुन के यूएस अभी पाकिस्तान को टारगेट कर रहा है, और किस तरह से रा ने यूएस को इतना इन्फ्लुएंस कर लिया है कि भाई पाकिस्तान के ऊपर अभी नट बोल्ट कसने शुरू हो गए हैं। और ये जो इनका जो मेन स्ट्रीम स्ट्रेटेजिस्ट हैं, इनके जो लॉजिक आ रहा है वो ये आ रहा है कि साहब देखिए, अभी क्या है ना, चाइना के साथ भी भारत ने दोस्ती कर दी है, तो यूएस थोड़ा डर गया है और पाकिस्तान के ऊपर टारगेट करके भारत को पुश करने की कोशिश कर रहा है। हमको घंटे का फर्क नहीं पड़ता है यार। ठीक है, यूएस किस तरह से खुश करे पाकिस्तान को, कि किस तरह से काम करे, वो तो सबके सामने ही है। यूएस का कोई भरोसा किसी को भी नहीं है। तो ये देखिए, पाकिस्तानी अपने देश के अंदर एक स्पिन मारना चाहते हैं कि देखिए यार, हमारी जो टेक्नोलॉजी है, हाई टेक्नोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, इफ देयर वाज एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, मतलब इतना बड़ा जोक मारने के लिए पहले भी थकते नहीं है ये लोग, कि भाई उसकी तरफ टारगेट किया जा रहा है। और अमेरिका बोलता है कि भाई ये जो जो भी चीजें, मिसाइल्स और रॉकेट्स ये लोग बना रहे हैं, वो अमेरिका को टारगेट हो सकती है। घंटा, आई डोंट थिंक दे विल इवन फ्लाई, बट आपको याद ही होगा पिछले थोड़े टाइम में इन्होंने एक मिसाइल टेस्ट करी थी जो बलूचिस्तान के अंदर जाके गिरी थी। इनके अब्बू ने, चाइना ने जो मिसाइल टेस्ट करी थी, एक रिसेंटली करी थी, डीएफ कोई उनकी क्रूज मिसाइल थी, जो बेसिकली टर्न अराउंड होके बीजिंग में एक बिल्डिंग में जाके घुस गई थी, डीएफ 15 मेरे ख्याल से। तो ये तो इनकी हालत है। और ये देखिए, आपको पता ही है कि भाई चाइना की टेक्नोलॉजी कहाँ से है, और चाइना की टेक्नोलॉजी को कॉपी पेस्ट करके पाकिस्तानियों ने क्या क्या बना रखा है, ये सब हमारे सामने है। सो पाकिस्तानियों के जिहादी ग्रुप्स का एक्सपोजे होना, वो भी एक फ्रेंच मैगजीन से बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या फ्रांस थोड़ा सा एक कुछ कोर्टिंग की कोशिश कर रहा है भारत को कि यार उसको पाकिस्तान का रूट लेने की जरूरत नहीं है, वैसे ही वो इंजन वेंजन दे दो यार, भारत के साथ अच्छे नंबर बन जाएंगे, आपको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंगली कि यूरोपियन पब्लिकेशंस के अंदर ये चीजें आनी शुरू हो जाएं, तो एक जो नैरेटिव बनता है पाकिस्तान को दोबारा से एफएटीएफ में डालने का, उसको थोड़ा सा पुश मिलेगा। देखते हैं आगे ये गेम कैसे जाती है, बिकॉज टू मी इट लुक्स लाइक दिस इज अ बिगिनिंग ऑफ समथिंग। एंड वो क्या होगा, आज रात को बात करने की कोशिश करेंगे राजा साहब से कि भाई क्या भारत गेम खेलने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान के साथ, व्हाट इज द लार्जर गेम दैट यू वांटिंग टू प्ले। क्या अब इंटरनेशनल अरीना के अंदर पाकिस्तान की पीठ तोड़ी जाएगी। वी विल ट्राई एंड टॉक अबाउट दैट एंड अ लॉट मोर विद राजा साहब टुनाइट। बट टिल देन इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड, या फिर पेपैल, या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स, या मेंबर्स बन के। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। एंड 3:15 बजे मिलेंगे मेजर जनरल राजीव नारायणन के साथ।